Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक तो दो नए कंसेप्ट स्टडी करने हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 और 9। इसके अलावा कल के लेक्चर में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में 1 by 1। जी मैम। Question number 35. State the provisions contained in the Companies Act 2017 under which a member may give notice of a resolution. क्या किसी मीटिंग का जो नोटिस है रेजोल्यूशन के लिए, पहले बताइए क्या कोई मेंबर कोई मीटिंग कॉल कर सकते हैं? मेंबर मीटिंग बिल्कुल कॉल कर सकते। कौन सी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और किस केस में? अनलिस्टेड कंपनी के केस में। ये कंसेप्ट याद है आपको? अच्छा, मीटिंग है फॉर एग्जांपल एजीएम, कोई सी भी मीटिंग, क्या उसमें जो रेजोल्यूशन डिस्कस होनी है वो नॉर्मली डिसाइड कौन करता है? भाई इस मीटिंग में क्या क्या मैटर डिस्कस होंगे, कौन कौन सी रेजोल्यूशन पास होंगी, कौन डिसाइड करता है? क्या कोई मेंबर जो है वो रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है कि इस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। कौन से मेंबर? जिनके पास 10% ऑफ वोटिंग पावर है और एटलीस्ट 10 days बिफोर जनरल मीटिंग वो प्रपोज करेंगे। ये कंसेप्ट इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन हमने पढ़ा हुआ पहले। बता सकते हैं किस जगह पढ़ा था? जी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़ा था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे देखिए, स्टडी टिप जो है वो शायद इसी चीज को डिस्कस कर रही है। एग्जाम टिप पेज 210 पे, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस प्रपोज करते हैं डायरेक्टर, मेंबर्स हैविंग 10%। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन असल में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में होना चाहिए था, लेकिन ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में आ गया। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अगर जरा सा क्वेश्चन दाएं बाएं से पूछ लिया जाए तो आपको कुछ समझ नहीं लगती। आपने सिर्फ ये देखा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है, नहीं है, तो आपको समझ नहीं आया। आपने ये नहीं सोचा कि शायद इसका आंसर हमने पहले किसी और जगह पढ़ लिया हो। ठीक है, तो देखें, ये थोड़ा सा सोच लिया करें। हो सकता है कि कंसेप्ट आपने पढ़ा हो लेकिन किसी और चैप्टर या किसी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। जी, ये आंसर समझ आ गया मेरे भाई को? जी, और कोई क्वेश्चन? 36 इन्होंने कहा। 36 में कह रहा है मिस्टर आतिफ, a member of a listed company has not supplied his address to the company. Suppose you are company secretary and have to send him a notice of annual general meeting of the company. How would you comply with requirements of Companies Act dealing with the requirement of service of notice to the members? जी, उसने अपना एड्रेस ही नहीं दिया। देखिए, अगर तो एड्रेस प्रोवाइड कर देता कंपनी को तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने जो नोटिस है वो एटलीस्ट 21 days बिफोर जनरल मीटिंग सारे मेंबर्स को सेंड करने हैं उसके रजिस्टर्ड या कम्युनिकेशन एड्रेस पे। अच्छा, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रखिएगा जहन में है, नोटिस को सेंड करने की। वो उसको रिसीव होते हैं या नहीं होते ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी ने नोटिस सेंड कर दिए, किसी वजह से 2-4 शेयर होल्डर को नोटिस रिसीव नहीं होते, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है। इवन सेंड करते हुए भी गलती से कोई 2-4 शेयर होल्डर्स के नोटिस भेजना रह जाए, इसमें भी कंपनी का कोई कसूर नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और हो सकता है 2-4 शेयर होल्डर्स को नोटिस ना सेंड किया जा सके। इसे लॉ नाम देता है एक्सीडेंटल ओमिशन। तो एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाए या नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय सम शेयर होल्डर्स, इसमें कंपनी का कसूर नहीं माना जाता, जनरल मीटिंग इनवैलिड नहीं होते।
कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहां पे कह रहे हैं उस मेंबर ने एड्रेस ही नहीं दिया अपना। अब बताइए कैसे उस तक इत्तला पहुंचाई जा सकती है मैडम? हाँ शाबाश, न्यूज़पेपर में। अब क्वेश्चन में अगर आपने नोट किया हो तो वो लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। तो लिस्टेड कंपनी कैसे अब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है? वो एक इंग्लिश और एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, उसमें जनरल मीटिंग का नोटिस पब्लिश करवा देगी। तो ये एज्यूम किया जाएगा कि सारे शेयर होल्डर्स तक बात पहुंच गई है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी 36 इन्होंने पूछा था, क्लियर है ये? और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन जी। 40 कह रहे एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, is to be held on October 25, 2008. In addition to the normal business, the company is planning to discuss a strategic business plan for the approval of the shareholders. कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस, स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस करना है। Explain the requirements of company at 2017 as regard the circulation of information or documents to various stakeholders prior to the above meeting. वो कह रहा है इस मीटिंग से पहले वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट करवानी है वो हमने बताना है। यानी क्वेश्चन बना क्या हमारा, सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये बना, वो कह रहा है एजीएम से पहले, अभी नोटिस सेंड नहीं किया, कह रहा है एजीएम से पहले हम डिसाइड कर रहे हैं, एजीएम कंडक्ट करवानी है तो उसमें हमने ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस करने हैं और इसके अलावा स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस करने हैं। उसमें स्पेशल बिजनेस का भी जिक्र किया। कह रहा बताइए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने इसके साथ अटैच करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम नोटिस की बात करेंगे कि हमने उससे पहले जो डॉक्यूमेंट सेंड करनी है, मीटिंग से पहले कौन सी डॉक्यूमेंट सेंड की जाती है, कौन सी नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। तो बताइए उस नोटिस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कल पढ़ा था हमने, उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, इसके अलावा बिजनेस टू बी कंडक्टेड, ऑर्डिनरी भी स्पेशल भी। अगर कोई स्पेशल बिजनेस है उसके आगे 4 पॉइंट लिखेंगे फर्दर। मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, इसके अलावा ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट पर अप्रूव करनी है तो डॉक्यूमेंट कहाँ अवेलेबल होगी। प्लस चूंकि ये एनुअल जनरल मीटिंग है इसीलिए इस नोटिस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट। जी क्लियर हुआ? हमसे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट क्या होगी, नोटिस, उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी वो बता देंगे। प्लस इसके साथ फर्दर चूंकि एजीएम है तो मजीद 3 डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। जी ये क्वेश्चन समझ आ गया भाई? और कोई क्वेश्चन? 39 में कह रहा है पीच पैंथर लिमिटेड इज प्लानिंग टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू ट्रांजैक्ट सर्टेन बिजनेस ड्यू टू एन इमरजेंसी फेस्ड बाय कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, which meetings are called extraordinary general meeting? Every meeting other than statutory meeting and annual general meeting. Every meeting other than ordinary meeting, ये गलत है, ये सही आंसर नहीं। every meeting other than ordinary, extraordinary नहीं, every meeting other than statutory meeting and annual general meeting। फिर कह रहा है what is the minimum notice period for calling an EOGM? extraordinary general meeting के लिए minimum notice period कितना है? 21। कैन पीपीएल होल्ड सच मीटिंग ऑन ए शॉर्टर नोटिस? पहले टाइप ऑफ कंपनी देख ले, कहीं लिस्टेड तो नहीं है। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट, ये अनलिस्टेड है, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ अगर तो हम लिखेंगे, अगर तो ये अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर ये हाँ जी अनलिस्टेड के लिए था कि प्राइवेट के लिए था? शाबाश, अनलिस्टेड के लिए। अनलिस्टेड कंपनी शॉर्टर नोटिस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकती है प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड मीटिंग सो एग्री, अगर वो एग्री करते हैं। जी ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी भाई पहले सोए हुए थे क्या? अभी इसी तरह चलता रहेगा भैया, ये लेक्चर है, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है।
ठीक है, ये दोबारा नहीं हो सकता। सो जी, और कोई क्वेश्चन? इंसॉल्वेंट मेंबर कौन से होते हैं? ऐसे मेंबर जो अपने डेट्स को पे ना कर सके, उन्हें इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसी तरह इंसॉल्वेंट कंपनीज भी होती हैं, ऐसी कंपनीज जो अपने डेट को पे ना कर सके। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में और कोई इशू नहीं है। ये केस स्टडी समझ आ गई आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2070 रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑन मेंबर, दैट इज हाउ कैन इट बी सर्व्ड एंड टू whom शुड इट बी सर्व्ड। ये नोटिस कैसे सर्व किया जा सकता है? वो नोटिस सर्व किया जा सकता है बाय पोस्ट, पर्सनली या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के जरिए या अदर स्पेसिफाइड मेथड। किस किस को सेंड करना चाहिए? मेंबर्स को, एवरी डायरेक्टर को, ऑडिटर को, ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी को। और कह रहा है क्या कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी? जी, लिस्टेड कंपनी के केस में कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या? क्या न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है हमने। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना। और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 कोरम डिस्कस कर रहे थे, तो पहले कोरम का कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, कोरम वाले क्वेश्चंस को। जी, कल हमने स्टडी किया था कोरम ऑफ कंपनी क्या होना चाहिए। हमने कंपनीज को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया था, वैसे तीसरी टाइप भी थी, दो बड़े हिस्सों में, एक लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और तीसरी टाइप कौन से थे? अनलिस्टेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। लिस्टेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का कोरम क्या था? 10 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग पावर। और मैंने आपको बात बताई थी कि जब 10 मेंबर्स काउंट करने हैं तो प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना, वोटिंग पावर काउंट करनी है तो प्रॉक्सी को काउंट करना है। इसी तरह अनलिस्टेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में कोरम था 2 मेंबर्स और 25% वोटिंग पावर रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लस वो कह रहा है जो अदर कंपनीज हैं, यानी ऐसी कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, दूसरे लफ्जों में बता रहा है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उस केसेस में कोरम क्या होगा? जो आर्टिकल्स में लिखा होगा वो ला कहता है हम नहीं बना रहे। प्लस कह रहा है कोरम जो हमने आपको बताया ये मिनिमम है, कंपनी अपने आर्टिकल्स के जरिए से इन तादाद को, परसेंटेज को बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकते। ये कोरम का कंसेप्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है बताइए अगर किसी जनरल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में, मीटिंग का टाइम था 11 बजे, 11:30 तक इंतजार करना है, 11:29 पे भी कोरम पूरा हो गया तो मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 11:30 बज गए, 30 मिनट तक कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, अब क्या होगा ये सुन लीजिए। वो कह रहा है अगर तो मीटिंग कॉल की होगी ना मेंबर्स ने, मीटिंग कॉल की होगी मेंबर्स ने, तो ये डिसॉल्व हो जाएगी कि मेंबर ने कॉल की और फिर खुद ही नहीं आए, तो कहे भाई ये तो आपने मजाक किया हमारे साथ, मीटिंग डिसॉल्व। लेकिन अगर मीटिंग कॉल की हुई डायरेक्टर्स ने, तो फिर ये मीटिंग डिसॉल्व नहीं होगी, ये एडजॉर्न होगी। एडजॉर्न का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले कर देना। कहता है ये एडजॉर्न होगी कब? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। नेक्स्ट वीक में सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। और कहता है अगर उस जो एडजॉर्न मीटिंग है उसमें भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता, फिर वो कहता है 2 मेंबर्स भी मौजूद हुए तो वो कोरम एज्यूम किया जाएगा। यानी एडजॉर्न मीटिंग में अगर 2 मेंबर्स भी मौजूद हुए तो
कोरम पूरा समझा। अनलेस आर्टिकल स्टेट अदरवाइज, अनलेस के आर्टिकल्स में का लिखा गया हो कि इस सिचुएशन में हम नहीं, दूसरी दफा फिर पोस्टपोन कर देंगे। अगर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है तो फिर पोस्टपोन कर सकते हो जाएगी मीटिंग। वरना नॉर्मल रूल क्या है कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है विद इन 30 मिनट्स, मीटिंग मेंबर्स ने कॉल की थी, अगर डिसॉल्व हो जाए, मेंबर्स कॉल कर सकते हैं मीटिंग। कौन कौन सी? सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उन्होंने कॉल की थी, मीटिंग डिसॉल्व, खत्म। अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की थी, डिसॉल्व नहीं होगी, एडजॉर्न हो जाएगी। अगर एडजॉर्न मीटिंग, और एडजॉर्न कैसे होगी? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। और अगर उस एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता, 2 मेंबर्स भी कोरम हो जाएंगे, अनलेस आर्टिकल स्टेट अदरवाइज। ये तो था जब कोरम नहीं प्रेजेंट होगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया। इसमें खास तौर पे आपने 30 मिनट्स को जहन में रखना है, 30 मिनट, यानी इसका मतलब है 30 मिनट। अच्छा बताइए, 30 मिनट तक कोरम पूरा नहीं हुआ, 40वें मिनट पे कोरम पूरा हुआ, मीटिंग शुरू करा ली गई, क्या मीटिंग वैलिड है? नहीं भाई, 30 मीटिंग के बाद हमने फौरी फैसला करना है, या तो डिसॉल्व होगी या एडजॉर्न होगी। ठीक है, डिसॉल्व किस केस में हो रही है, एडजॉर्न किस केस में हो रही है, ये समझ आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, मेरा ख्याल है। ठीक है, क्वेश्चन या आगे कंसेप्ट की तरफ चलें। कितने स्टूडेंट का ख्याल है इसके क्वेश्चन कर लें? कितनों का ख्याल है कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं? चले ऐसा करते हैं, कंसेप्ट कवर कर लेते हैं आज। कंसेप्ट वैसे ज्यादा नहीं, कम ही कंसेप्ट है, थोड़े कंसेप्ट है। इसके बाद एंड पे फिर सारे क्वेश्चन इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। जी मेरे भाई। नहीं, वोटिंग पावर का उसने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब वोटिंग पावर कुछ भी हो, चाहे वोटिंग पावर 2%, वो कोरम हो सकते हैं। ये तो फिर उसने 2 कर दिया। एससीसीपी अगर ऑर्डर कर दे तो आपको पता है वो तो 1 मेंबर भी कोरम का हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल रूल कोरम वाला नहीं लगेगा। चलिए, कोरम की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। ये बोर्ड मीटिंग किसको कहते हैं, पहले ये बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को। जनरल मीटिंग किसको कहते हैं जी? मेंबर्स या शेयर होल्डर की मीटिंग को। मुझे बताइए, क्या अजय कुछ वैसे अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या मेंबर्स बोर्ड मीटिंग में जा सकते हैं? मेंबर्स बोर्ड मीटिंग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में आ सकते हैं? बिल्कुल, उनको नोटिस आता है। अच्छा बताइए, ऑडिटर क्या जनरल मीटिंग में जा सकता है? जा सकता है, हमने पढ़ा था, उसको भी नोटिस आता है जनरल मीटिंग का। क्या बोर्ड मीटिंग में जा सकता है ऑडिटर? नहीं जा सकता। बोर्ड मीटिंग जो है उसमें कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, कंपनी की पॉलिसी स्ट्रेटजी डिसाइड हो रही होती है, इसलिए वो उनको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। उनकी एक्सेस मेंबर्स तक नहीं जाती। कोई मेंबर्स अगर पढ़ना भी चाहे तो वो कहते हैं भाई डायरेक्टर्स के आता। अब हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग का क्या रूल है। पहले तो समझे मिनट्स क्या होता है। शायद आपने इससे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन में या बिजनेस मैनेजमेंट किसी सब्जेक्ट में मिनट्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी कोई मीटिंग बनती है इसके समरी बनाई जाती है। समरी बनाने का एक तो ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड पर्पस के लिए कि पता चल जाए इस मीटिंग में फैसले क्या हुए, प्लस जो लोग मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए कि इस मीटिंग में हमने क्या क्या फैसले किए। ये मिनट्स बनाए जाते हैं। इन मिनट्स का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। ये ना हो फैसले मीटिंग में कुछ और हुए और मिनट्स में वो कुछ और कह रहे हैं। इसीलिए जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं इनको प्रिपेयर तो कोई ना कोई टाइपिस्ट वगैरह कर रहा होगा, बाद में कोई हायर पोजीशन का बंदा इनको सर्टिफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि पढ़ के कि हाँ जी ये मिनट्स बिल्कुल ठीक बने हैं और यही डिसीजन हुए थे। ये मिनट्स वैसे तो हर मीटिंग के बनते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग यही 2 मीटिंग की डिस्कशन है, बल्कि ज्यादातर डिस्कशन जनरल मीटिंग की है। बोर्ड मीटिंग वाला कंसेप्ट तो सिर्फ 1-2 कंसेप्ट में आता है। तो इसीलिए हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के मिनट्स के हवाले से करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कहता है अगर कोई मीटिंग होती है
तो उसके मिनट्स जो हैं उनको कौन ऑथेंटिकेट करेगा, कौन सर्टिफाई करेगा? वो कहता है जो मीटिंग का चेयरमैन होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो इस मीटिंग का चेयरमैन हो। अब फर्ज कीजिए मीटिंग आज कंक्लूड होगी 5 बजे, अब इसके मिनट्स टाइप होते होते 5, 7, 8, 10 दिन लगेंगे। तो अगर तो उस टाइम में मिनट्स बन गए तो इसी मीटिंग का चेयरमैन उनको ऑथेंटिकेट कर देगा, साइन कर देगा। अब फर्ज कीजिए कि मिनट्स अभी नहीं बने, किसी वजह से मिनट्स बनने में देर होगी और चेयरमैन जो था वो चेंज हो गया। चेयरमैन जो होता है मीटिंग का, वो याद रखे डायरेक्टर्स का चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, फर्ज कीजिए किसी कंपनी के 10 डायरेक्टर्स हैं, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, बोर्ड का वर्ड भी यूज होता है। जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपस में से किसी एक बंदे को चेयरमैन बना लेते हैं। चेयरमैन सिर्फ मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा आ गई है। अथॉरिटी वाइज सारे डायरेक्टर्स एक बराबर होते हैं, लेकिन मीटिंग को हैंडल करने के लिए, मीटिंग को एक प्रॉपर कंडक्ट के लिए वो अपने में से किसी एक बंदे को कहते हैं कि आप मीटिंग को चेयर करेंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। तो जो मिनट्स को ऑथेंटिकेट करेगा वो हमारी इस वाली मीटिंग का चेयरमैन भी हो सकता है, और अगर इस वाली मीटिंग के चेयरमैन ने मिनट्स को ऑथेंटिकेट नहीं किया, किसी वजह से डिले हो गया, फॉर एग्जांपल मिनट्स जो है प्रिपेयर नहीं हो सके टाइमली बेसिस पे और वो चेंज हो गया, तो नेक्स्ट वाली मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स को भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। ठीक है जी, अगर वो नहीं भी है फिर भी कर सकता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोजीशंस की, पर्संस की नहीं होती। लॉ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है वो पोजीशंस की होती है, पर्संस की नहीं होती। ठीक है जी, नहीं वो जाहिर है अपनी तसल्ली करके ही फिर ही साइन करेगा ना। वो जो दूसरा चेयरमैन बना होगा, क्या वो डायरेक्टर नहीं होगा? क्या उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा? किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें कि ऑथेंटिकेट कौन करेगा मीटिंग के मिनट्स को? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्व, क्या इनको संभाल के रखना है मिनट्स को? बिल्कुल संभाल के रखना है। कहां तक, कब तक? कहता है फिजिकल फॉर्म में भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। ठीक है, जैसे फर्ज की फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फर्क क्या होता है? अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं अपने किसी नोटबुक के ऊपर तो आप फिजिकल फॉर्म में नोट्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आप फर्ज कीजिए घर जाके इसको कंप्यूटर पे टाइप कर लेते हैं तो आप नोट्स बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वो कहता है फिजिकल फॉर्म मिनट्स को मेंटेन करना है, रिटेन करना है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। फिजिकल फॉर्म में टाइम पीरियड है 20 ईयर्स, 20 साल। जो भी मीटिंग होगी उसका रिकॉर्ड कितने साल तक संभाल के रखना है? 20 साल। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, कहता है ये तो सिर्फ आपने अपनी ड्राइव में सेव करना होता है, इसे आपने परमानेंटली ता क़यामत संभाल के रखना है। यानी जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, वाइंड अप नहीं हो जाती, तब तक आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग को संभाल के रखना है। यानी इसका मतलब है इस वक्त जितनी कंपनीज हैं उनके पास आज से 30, 35, 40 साल पहले जो मीटिंग्स हुई थी उनका रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए करंट रेगुलेशन के हिसाब से। तो दो कंसेप्ट हमने मिनट्स के हवाले से पढ़े, एक ऑथेंटिकेशन का, दूसरा प्रिजर्वेशन का, कितने अरसे तक प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट, सेंडिंग कॉपीज। क्या हम इन नोटिस को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है इनको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखेंगे कि कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं या उनको सेंड भी करने होते हैं? ये बेसिक इशू। इसका आंसर देते हुए कहता है भाई बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का रूल डिफरेंट है और जनरल मीटिंग के मिनट्स का रूल डिफरेंट है। ये उसने रूल डिफरेंट क्यों किए यहाँ पे आके? जब शेयरिंग करने की बात आई, लोगों के साथ मिनट्स को शेयर करने की बात आई, देखिए ऑथेंटिकेशन में, प्रिजर्वेशन में तो उसने फर्क नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे जब सेंड करने की बारी आई फर्क उसने रखा। क्यों फर्क रखा? बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसमें कंपनी की स्ट्रेटजी डिसाइड हो रही होती है, तो इसलिए इनकी कोशिश होती है कि ये दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, इररेलेवेंट लोगों तक इनको पब्लिसाइज ना किया जाए। बोर्ड मीटिंग का रूल क्या है कि जब कभी मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनाए जाएंगे और सेंड किए जाएंगे, उसकी एक कॉपी सेंड की जाएगी। किसको सेंड की जाएगी?
हर डायरेक्टर को सेंड की जाएगी। कब सेंड की जाएगी? विद इन 14 डेज। यानी चाहे डायरेक्टर रिक्वेस्ट करे चाहे ना करे, हर डायरेक्टर को विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग मिनट्स की एक कॉपी उसके एड्रेस पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। बाकी अगर इंस्पेक्ट करना चाहता है तो ऑफिस में मौजूद होता है, वो किसी भी वक्त इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी उसके घर में एड्रेस। लेकिन अगर जनरल मीटिंग है, इसके मिनट्स का क्या रूल है? वो कहता है जनरल मीटिंग के 7 दिन तक किसी मेंबर ने कंपनी को डिस्टर्ब नहीं करना। 7 दिन तक वो अपना जो भी मिनट्स वगैरह बना रहे होंगे उनको बनाने दीजिए। मीटिंग होने के, जनरल मीटिंग के 7 दिन के बाद कोई भी मेंबर आ सकता है कंपनी में और बगैर कोई पेमेंट किए मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। कौन से वाले मिनट्स को? बोर्ड मीटिंग की बात नहीं हो रही, जनरल मीटिंग के मिनट्स को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? भाई और कोई बंदा तो नहीं कर सकता? नहीं, मेंबर कर सकता है और विदाउट चार्ज इंस्पेक्ट। हाँ, कंपनी थोड़ी बहुत उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि सर ये हमारे मिनट्स हैं, आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लें, लेकिन सर असल में हमारा ऑफिस जो है वो 8 बजे से लेके तो 4 बजे तक जो है टाइमिंग होती है, आप इस टाइम के दौरान में आके पढ़ सकते हैं। हर रोज कम से कम 2 घंटे कंपनी ने अलाउ करने होते हैं, जिसमें मेंबर्स अगर रीडिंग करना चाहे, इंस्पेक्ट करना चाहे मिनट्स को तो कर ले, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन के लिए भी कर सकते हैं। तो हो सकता है वो कुछ और वो रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि सर सिर्फ आप 9 बजे से लेके 11 बजे तक कर सकते हैं, 11 बजे के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे, फिर आपको अगले दिन आना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। या हो सकता है ये कहें सर आप आके मिनट्स को पढ़ तो ले, लेकिन इन मिनट्स को आपने इस रूम से बाहर नहीं लेके जाना। वो इस तरह की कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो भी, उसे यहाँ कह सकते हैं सर मिनट्स को पढ़ तो लें, मिनट्स को पढ़ते हुए आपने कोई चाय जूस वगैरह वो नहीं पीना। कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारी लाइब्रेरीज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो टाइमिंग भी बता देते हैं किस टाइम पे स्टूडेंट आ सकते हैं और इस तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाते हैं, कहता है वो लगा। लेकिन इंस्पेक्ट कर सकता है कौन? मेंबर कर सकता है और विदाउट चार्ज कर सकता है। फिर अगर मेंबर कहे अच्छा ठीक है मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मुझे इसकी कॉपी भी चाहिए, क्या कॉपी प्रोवाइड करेगी कंपनी? बिल्कुल कॉपी भी प्रोवाइड, लेकिन वो कहेंगे सर इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक, फोटोकॉपी के पैसे दीजिए जो भी कंपनी ने डिसाइड किया होगा। अब आपने ये नहीं वहां पे आर्गुमेंट होगा कि फोटोकॉपी तो 2 रुपए में हो जाती है और ये 4 सफ़े हैं तो आपने 100 रुपया क्यों मांगा, ये नहीं। वो अपने जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस फोटोकॉपी का खर्चा ले लेंगे उससे, फिर उसे कहेंगे अच्छा सर 7 दिन बाद आपके घर पे सेंड कर दी जाएगी, सॉरी 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर अंदर उसके शेयर होल्डर्स के घर में सेंड की जाएगी। शेयर होल्डर इंसिस्ट नहीं करेगा कि भाई मुझे आज के आज ही कॉपी प्रोवाइड करो, ठीक है। हो सकता है कंपनी मैनेजमेंट उसी दिन उसे कॉपी प्रोवाइड कर दे मिनट्स की, लेकिन कंपनीज एक्ट ने टाइम कितना दिया है? 7 दिन का। कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रोवाइड करना। जी, कंसेप्ट क्लियर होगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है आज के लेक्चर में, सिंपल कंसेप्ट है। पहले उसने क्या हमसे पूछा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? हमने कहा चेयरमैन, या अगली मीटिंग का चेयरमैन भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। फिर इसके बाद प्रिजर्व कितना अर्सा तक करना है? फिजिकल 20 साल तक, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। बोर्ड मीटिंग किसके साथ शेयर करना है? डायरेक्टर को सेंड करने हैं विद इन 14 डेज ऑफ द मीटिंग। जनरल मीटिंग का क्या रूल है मिनट्स का कि आफ्टर 7 डेज कोई भी मेंबर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस आके भी इंस्पेक्ट कर सकता है बगैर फीस के, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। और कॉपी भी रिक्वायर कर सकता है, कॉपी भी रिक्वायर कर सकता है, लेकिन फिर उसकी क्या शर्त होगी कॉपी रिक्वायर करने की? पहली शर्त फीस पे करना पड़ेगी, प्रेस्क्राइब फी, और दूसरी शर्त विद इन 7 डेज कॉपी मिलेगी। वो ये शोर ना मचाए कि मुझे अभी के अभी कॉपी चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्लियर? रीडिंग करना चाहते हैं या आगे चलें? लास्ट कंसेप्ट है हमारा, इसके साथ चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हम फिर केस स्टडीज को तसल्ली के साथ डिस्कस कर सकेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है क्या जनरल मीटिंग, ये सारा कुछ जो हमने पढ़ लिया
कि जनरल मीटिंग कितनी टाइप्स हैं, कब होंगी, कैसे होंगी, कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस तरह के डिसीजंस होंगे इनमें, सारी मीटिंग हो गई। एंड पे आखिरी कंसेप्ट, क्या ये सारी की सारी मीटिंग जो एक जनरल मीटिंग हुई है उसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है? इनवैलिड करार दिए जाने का मतलब क्या है कि आपने उस मीटिंग में जो भी फैसले किए होंगे सारे के सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे, उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं रहेगा, यानी वो मीटिंग हुई ना हुई एक बराबर हो जाएगी। कहता क्या ऐसा हो सकता है? कहता बिल्कुल। ये पावर किसके पास है कि किसी भी जनरल मीटिंग को नल एंड वाइड करार दिया जा सके? ये पावर कोर्ट के पास है। कोर्ट अगर चाहे तो पूरी की पूरी जनरल मीटिंग को ही इनवैलिड करार दे दे। कोर्ट अगर चाहे तो कुछ प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे, कि इसमें 10 रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, 4 इनवैलिड करार देते हैं हम, 6 वैलिड है। या हो सकता है कोर्ट ये कह दे कि सारी की सारी मीटिंग इनवैलिड है, उस सूरत में सारी रेजोल्यूशन खत्म हो जाएंगी। वो कहता है किन सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस में कोर्ट इनवैलिड करार दे सकती है जनरल मीटिंग को? जब 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर कोर्ट को अप्लाई करें विद इन 30 डेज और प्रूव कर दें। अच्छा, मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पहले। अच्छा, पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा लग रहा है। मेरा ख्याल है जो वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स वाली बात थी, उस रेजोल्यूशन को जब हमने कैंसिल करवाना होता था तो कौन लोग जाते थे? 10% वोटिंग पावर अफेक्टेड क्लास के, किसके पास जाते थे? कितने दिन में जाते थे? क्या प्रूव करते थे? हाँ, अब देखें प्रूव करने वाली बात देखते हैं, इसमें शायद फर्क हो। वो कहता है प्रूव क्या करना है? पहला, मटीरियल डिफेक्ट या ओमिशन है नोटिस में, नोटिस सेंड करने में, या इरेगुलरिटी इन कंडक्ट ऑफ मीटिंग। ठीक है, कोई मटीरियल डिफेक्ट है, ओमिशन है, यानी जानबूझ के नोटिस अगर कुछ मेंबर्स को सेंड नहीं किया गया, या लिस्टेड कंपनी है तो अखबार में उस नोटिस को पब्लिश नहीं किया गया, ये मटीरियल डिफेक्ट है। भाई एक आधे शेयर होल्डर्स को अगर आपने नहीं सेंड कर सके, वो चले मान सकते हैं एक्सीडेंटल ओमिशन। भाई अखबार में ही इश्तिहार नहीं दिया, ये एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है, ये तो आपके नेग्लिजेंस है। इसी तरह वो कहते हैं या तो नोटिस भेजने में कोई मसला मसाइल हो गया हो, या मीटिंग कंडक्ट करने में कोई मसला मसाइल हो गया हो, यानी हो सकता है कोरम प्रेजेंट नहीं था फिर भी मीटिंग शुरू करवा दी गई। कोरम प्रेजेंट नहीं था फिर भी, अब बताइए इस मीटिंग के जो फैसले हुए हों उन्हें वाइड करार दिया जाना चाहिए क्या नहीं? तो कहता है अगर कोई नोटिस सेंड करने में मटीरियल डिफेक्ट या ओमिशन था, या इरेगुलरिटी थी मीटिंग कंडक्ट होने में, प्लस इसकी वजह से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अपने राइट्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सके, यानी अखबार में इश्तिहार नहीं आया, उनको पता नहीं चल सका, मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके, वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर दोनों जब कंडीशन दोनों पूरी हो जाएंगी, यानी जब कोर्ट को पता चल जाएगा हाँ कोई मटेरियल डिफेक्ट भी था नोटिस सेंड करने में, और मीटिंग कंडक्ट करने के दरमियान में भी इरेगुलरिटी थी, प्लस इसकी वजह से मेंबर्स अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सके, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? नल एंड वाइड। वो पूरी की पूरी मीटिंग्स को भी नल एंड वाइड करार दे सकते हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग को भी पार्शली भी नल एंड वाइड। अब ये कोर्ट की मर्जी जो भी ऑर्डर इशू करता है। तो क्या जनरल मीटिंग को नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है? कंडीशंस क्या है हमारे पास? ये 4 कंडीशंस हैं। 10% मेंबर्स अप्लाई करना है कोर्ट को विद इन 30 डेज, और क्या प्रूफ करना है? डिफेक्ट हो, ओमिशन हो नोटिस में, या इरेगुलरिटी इन कंडक्ट ऑफ मीटिंग, प्लस जिसकी वजह से कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो इफेक्टिवली अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सके। तो इस कंसेप्ट के साथ ही हमारा चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। ठीक, अच्छा आज कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन तो नहीं थी, लेकिन याद रखें मीटिंग का टॉपिक आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, हर अटेम्प्ट में लाजमी क्वेश्चन सेट होता है इस चैप्टर में से, इसीलिए इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब ये कुछ क्वेश्चंस
अभी तो आपने जाहिर अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है तो अभी तो आप नहीं पढ़ सके होंगे, और अभी आपको रीडिंग टाइम भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि रीडिंग टाइम अभी अगर दिया तो बाकी जो 15 मिनट रह गए वो आप 15-20 मिनट वो रीडिंग ही करते रहेंगे, डिस्कशन नहीं हो सकेगी। इसलिए अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है क्लास में डिस्कशन के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बाकी मजीद घर जाके पढ़िएगा, फर्दर कोई इसके अलावा क्वेश्चंस हुए तो वो कल डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के हो गए, 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 51 केस स्टडी कह रहा है जनरल मीटिंग ऑफ VX लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी was convened on 30th May 2012. However, only 4 shareholders turned up to attend the meeting. सिर्फ 4 शेयर होल्डर आए, बताइए कोरम पूरा हुआ कि नहीं? क्यों 4 हो तो गए तो 2, हाँ शाबाश, लिस्टेड कंपनी है, 10 मेंबर्स होने चाहिए थे विद 25% वोटिंग पावर। एक्सप्लेन हाउ VX लिमिटेड शुड डील विद द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। बताइए VX को कैसे डील करना चाहिए जी? एडजॉर्न कर दे, कर दी ना गलती। बताइए ये कहां पे लिखा हुआ है कि मीटिंग डायरेक्टर ने कॉल की थी या कि मीटिंग मेंबर्स ने कॉल की थी? अगर उसने एनुअल जनरल मीटिंग का लफ्ज लिखा होता ना तो आप ठीक अज्यूम करते कि सर इसको एडजॉर्न कर दें, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर्स तो कॉल कर ही नहीं सकते, लेकिन उसने जनरल मीटिंग का वर्ड यूज किया। समझा, कोई भी मीटिंग हो सकती है। क्या क्वेश्चन को फिर से पढ़ के मुझे बताइए, स्पेसिफाई किया उसने कि मीटिंग किसने कॉल की थी, मेंबर्स ने कि डायरेक्टर्स ने? नहीं स्पेसिफाई किया। क्या अज्यूम करना चाहिए भैया? अज्यूम कुछ नहीं करना, दोनों डिस्कस करना है। अगर मेंबर्स ने मीटिंग कॉल की हुई है तो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर मीटिंग कॉल की हुई है डायरेक्टर्स ने, एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। और अगर उस एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं होता तो 2 मेंबर प्रेजेंट विल फॉर्म कोरम अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। भाई ये क्लियर हो गया आपको? चलिए इसको टिक कर दिया हमने, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी ICAP के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे कैफ लेवल का नहीं है, CFAP लेवल, CFAP के क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन उठाए। लेकिन परेशान नहीं होना, परेशान हो गया सर इतना मुश्किल नहीं, वो उधर, हाँ मुश्किल नहीं है, उनमें से जो हमारे सिलेबस के मुताबिक हैं हमने वही उठाए हैं, क्योंकि CFAP के सिलेबस में कैफ का सिलेबस भी है, कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। तो क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे से भी रेलिवेंट हो, उनसे भी बिल्कुल हो सकते हैं, हमने वही क्वेश्चन उठाए। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी was scheduled to be held on October 31st, 2009. Directors adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present within 15 minutes of the scheduled time. हाँ ये गलती है, बिल्कुल हमने ये गलती आइडेंटिफाई करनी थी कि भाई 30 मिनट तक इंतजार करते। कहता है बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द फॉलोइंग। A. The decision of the directors to adjourn the meeting, assuming meeting was called upon the requisition of the members. बताइए क्या अगर मेंबर्स ने कॉल की तो इसे एडजॉर्न करना चाहिए था? हम कहते हैं, हम इसे 2 बातें लिखें। हम कहेंगे डायरेक्टर्स को वेट करना चाहिए था 30 मिनट तक, और फिर 30 मिनट तक भी अगर कोरम प्रेजेंट ना होता तो ये एडजॉर्न ना करता बल्कि मीटिंग डिसॉल्व हो जाती। दूसरा, मीटिंग वाज कॉल्ड बाय डायरेक्टर, तो हम कहेंगे अब एडजॉर्न होने का डिसीजन तो ठीक किया, लेकिन उससे 15 नहीं 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए था। ये पॉइंट दोनों में लिख दिया, ठीक है। वेटिंग टाइम कितना है? 30 मिनट। बी, द वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग वाइड। एडजॉर्न मीटिंग पे जो मीटिंग एडजॉर्न हो गई,
नहीं नहीं, एडजॉर्न होगी जो मीटिंग, अब एडजॉर्न मीटिंग होगी ना, अब तो रूल उधर लगेगा। उस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुई उनका स्टेटस क्या है। हम ये कहेंगे कि ये वाली मीटिंग जो उन्होंने कैंसिल की है ठीक नहीं की, 30 मिनट के बाद फैसला करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब इसकी वजह से अगली मीटिंग जो ऑटोमेटिकली वॉइड हो गई। नहीं 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 नहीं, अगली मीटिंग के पे तो अगली मीटिंग का कोरम और टाइम के हिसाब से डिसीजन होगा ना। बताइए, वो जो अगली मीटिंग के रेजोल्यूशंस पास की उनका स्टेटस क्या है? वैलिड है। पहली बात लिखेंगे वो वैलिड है कि वॉइड है? वैलिड है, इफेक्ट बाइंडिंग है कंपनी पे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे लेकिन ये एज्यूम किया जाएगा रेजोल्यूशन कब पास हुई है, जिस दिन एक्चुअली मीटिंग, जिस दिन वो पास हुई है रेजोल्यूशन, उस दिन से बाइंडिंग या इफेक्टिव है, नॉट अर्लियर, यानी ओरिजिनल मीटिंग की डेट से नहीं। ये रूल पता ना आपको, एडजॉर्न मीटिंग में जो डिसीजन होते हैं वो एडजॉर्न मीटिंग की डेट से ही एप्लीकेबल होते हैं, प्रीवियस डेट से नहीं, सिवाय पोल के। पोलिंग के आपको पता है जो भी डिसीजन निकलता है वो होती मीटिंग के बाद विद इन 14 डेज है, लेकिन जो उसका डिसीजन होता है वो डिसीजन ऑफ द मीटिंग समझा जाता है, क्योंकि वो मीटिंग एडजॉर्न थोड़ी हो रही है। ये फर्क समझ आया दोनों में? चलिए 50। अब आप खुद बताइए, क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं, हमारे सिलेबस नहीं भैया, हमारे सिलेबस के अंदर, ऐसे ना करें, सिलेबस में था। चलिए अब वही ठहर जाए अभी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 56 में है ये दीन शाह वाला, और अभी तो सबसे अच्छा क्वेश्चन करना है हमने, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है क्वेश्चन 59 है, लेकिन उससे पहले 58, पहले वार्म अप हो जाए ना, वार्म अप हो जाए हम। 56 क्वेश्चन कहता है मिस्टर दीन शाह होल्डिंग 13.5% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड gave notice of a resolution to company on May 17, 2008 proposing to appoint M&T Associates in place of the existing share registrar of the company। भाई क्वेश्चन का स्टार्ट ही उसने गलत किया। भाई मीटिंग में जो भी प्रपोजल रेजोल्यूशंस वगैरह पास होने हो तो डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, ये थोड़ी प्रपोज करेगा। कर सकता है, कैसे कर सकता है? हाँ 10%, जो उसने कह दिया कि 10% है। एक दूसरी शर्त भी है 10% के साथ 10 डेज भी है, तो 10% वाली शर्त तो पूरी हो रही है, 10 डेज वाली अभी आगे चलते हैं, शायद उसने मीटिंग की डेट बताई हो। रेजोल्यूशन वाज टू बी कंसीडर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर मई 30, 2008, 30 मई को, तो 10 दिन होते हैं पूरे। बिल्कुल, उसने 10 दिन पहले, 10% वोटिंग पावर भी है और 10 दिन पहले नोटिस भेजा, तो अब ये रेजोल्यूशन डिस्कस होनी चाहिए थी मीटिंग में। आगे देखते हैं कहानी कैसे चलती है। कहता है कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन अमंग इट्स मेंबर, कंपनी ने ये रेजोल्यूशन मेंबर्स को सेंड ही नहीं की। वैल्यूएट द अबव सिचुएशन इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। जब कहता है ना वैल्यूएट द अबव सिचुएशन, तो हमने बताना होता है कि क्या इसमें कंपनीज एक्ट की वायलेशन है कि सारा कुछ सही हो रहा है। बताइए सर, सही है भाई, वायलेशन है। अच्छा, किसने वायलेशन की है? कंपनी में। क्यों? हम बताएंगे कि शेयर होल्डर अगर 10% वोटिंग पावर हो और मीटिंग से 10 दिन पहले रेजोल्यूशन सबमिट करवाए तो जरूरी होता है कि उसको बाकी मेंबर को सर्कुलेट करना और मीटिंग में डिस्कस होगा। अगर कंपनी ने इसको सर्कुलेट नहीं करवाया, मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ, या कंपनी का फॉल्ट है। अच्छा, मुझे एक और चीज याद आ गई, लफ्ज कंपनी में और डायरेक्टर में, मेंबर्स में क्या फर्क है? हम कहते हैं ना कंपनी शैल डू दिस, कंपनी शैल डू दिस, तो जब ये कहते हैं कंपनी शैल, तो किसको करना है? सुन ले, कंपनी एक कंप्रीहेंसिव वर्ड है जो कि डायरेक्टर और मेंबर दोनों को कवर कर रहा है, लेकिन नॉर्मली कंपनी के लफ्ज का मतलब होता है डायरेक्टर्स। जब कहते हैं कंपनी शैल डू दिस, इसका मतलब है डायरेक्टर शैल डू दिस, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं कर पाते और लॉ ने इजाजत दी है मेंबर्स को इंटरवीन करने की, तो फिर मेंबर्स वो काम करेंगे। तो लफ्ज कंपनी एक जनरल वर्ड है जिसमें डायरेक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं और मेंबर्स भी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जब लॉ ने कोई चीज बतानी होती है ना, ये सिर्फ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहता है डायरेक्टर शैल डू दिस। जब उन्होंने कहना होता है कि कोई मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ कहते हैं मेंबर शैल डू दिस। जब उन्होंने कहना होता है कि भाई दोनों में से जो भी आ जाए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एक नहीं पूरी करता तो दूसरी करे,
तो वो फिर वर्ड क्या यूज करते हैं, कंपनी शैल डू दिस। ठीक है, जैसे मैंने को बताया था कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी लॉ में डिस्कस हुई है ना। कुछ रिक्वायरमेंट्स सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, कुछ पब्लिक कंपनी के लिए, कुछ लिस्टेड कंपनी के लिए। जब लॉ ने बताना आता है कि कोई रिक्वायरमेंट सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए है, वो क्या कहते हैं, एवरी प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस। लेकिन जब उन्होंने कहना था कोई रिक्वायरमेंट हर कंपनी के लिए, वो ये नहीं कहते एवरी प्राइवेट एंड एवरी पब्लिक कंपनी एंड एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी शैल डू दिस। यानी एवरी कंपनी कंप्रीहेंसिव वर्ड है, उसमें हर तरह की कंपनी आ जाती है। जब उन्होंने कहना होता है कि लिस्टेड कंपनी ये करेंगी, लिस्टेड कंपनी अखबार में इश्तेहार देंगी, अगर प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करवा रही है या नोटिस है अखबार में इश्तेहार दिया, लिस्टेड कंपनी, तो यहां पे क्या लफ्ज यूज करते हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल डू दिस। लेकिन जब वो कहते हैं कि जी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना है, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो चाहे लिस्टेड कंपनी हो, तो फिर उनकी वर्डिंग ये नहीं होती एवरी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, बल्कि उनकी वर्डिंग क्या होगी, एवरी पब्लिक कंपनी। तो लॉ जो है वो जनरल वर्ड को यूज करता है, जहां पे अगर एक से ज्यादा कंपनीज को कवर करना हो तो उसकी कोशिश होती है सिंगल वर्ड के साथ अगर बात बन जाए तो वैसे काम चला है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जब आप लॉ पढ़ रहे होंगे सम टाइम आता है कि कंपनी शैल डू दिस, तो आपके इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपने इसका मतलब डायरेक्टर ही समझना है कि डायरेक्टर शैल डू दिस। अब वो कह रहा है कि अच्छा इवैल्यूएशन को वैल्यूएट कर लिया हमने कि कंपनी का फॉल्ट है। बी सेकंड, एक्सप्लेन वेदर मिस्टर दीन शाह इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट एंड रिक्वायर द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। अच्छा, इंस्पेक्ट को अलहदा अंडरलाइन करें एंड रिक्वायर द मिनट्स को अलहदा अंडरलाइन करें, दोनों में मतलब क्या है। इंस्पेक्ट में जाके कह रहे भाई मैं सिर्फ देखूंगा, रिक्वायर का मतलब क्या करेगा, मुझे दो मैं घर लेके जाऊंगा। बताइए कि क्या इंस्पेक्ट कर सकता है, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर। अच्छा, कौन सा मेंबर, जिसके पास कितने % वोटिंग पावर हो, कोई भी मेंबर। शाबाश, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था 10% बोल देंगे आप बाहर, अच्छा कोई भी मेंबर। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, कब, आफ्टर 7 days इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। एक ये प्रोविजन बता देंगे हम, और फिर दूसरे केस में जब वो कह रहा है कि जी मुझे कॉपी भी चाहिए, मिनट्स भी चाहिए, रिक्वायर कर रहा है, तो ये प्रोविजन बता देंगे। पेमेंट करो और 7 दिन तक इंतजार करो, 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी आपको पहुंचा देंगे। थर्ड, इन व्हाट मैनर आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एंड केप्ट। Proceedings of the directors or general meeting are required to be recorded and kept by ABC Limited. मिनट्स के जरिए, और मिनट्स का रूल क्या है, ठीक है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ कैप्ट किए जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, कितने अरसे तक के लिए, फिजिकल फॉर्म 20 years, इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट। देखिए यही क्या, इसमें मिनट्स का वर्ड यूज नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को मिनट्स ही कहते हैं। ठीक है, और उसने ये नहीं पूछा हमसे डायरेक्टली कि प्रिजर्व कितना अरसा करोगे, उसने कहा है बताओ उसे कीप करने का क्या रूल है, तो वही बात है कि कितना अरसा रखेंगे इसको। 56 क्लियर हो गया। अब तसल्ली के साथ आपने, आपके पास 5 मिनट, जल्दी कोई नहीं है, जाने की कोई जल्दी नहीं है, 59 मिनट। ये क्वेश्चन ने डिस्कस किया तो कुछ भी नहीं किया मीटिंग वाले चैप्टर में, ये क्वेश्चन लाजमी करना है, जरा पढ़े अभी जी। अच्छा एक मिनट है, कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि डिस्कशन अभी होनी चाहिए, कितनों का ख्याल है कि कल होनी चाहिए। अच्छा सुन लें, अभी 7 मिनट पड़े हुए हैं क्लास खत्म होने में, लेकिन कभी कभार हम एक्स्ट्रा भी बैठ जाते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन देने को मैं तैयार, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है, ये क्वेश्चन आप घर से रिटन फॉर्म में सॉल्व करके लाएंगे, भाई वादा करते हैं। ये कल क्लास में टीए किधर है, आपने क्लास में आते ही 2-3 और टीएस को ले आइएगा। हर स्टूडेंट को रिटन फॉर्म में ये चेक करना है आपने, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट किया कि नहीं। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा ना, क्लास से 5 मिनट पहले आ जाना है, उन्हें क्लास के बाहर भेजना है।
बाहर जाके अटेम्प्ट करके फिर क्लास में आएंगे। कल क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसने 59 रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं किया। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, डिस्कस मैंने करना है, डिस्कस तो लाजमी करना है, वो नहीं इतना अहम क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन इस शर्त पे छुट्टी दे रहा हूं कि आप रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाएं।